नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी गद्य का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 2 वर्षों के बीयू झांसी विश्वविद्यालय के पेपरों को सोल्व कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी क्लास आप देख लोगे। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 85 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आपका फंस जाएगा। कोई अन्य आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको जो है आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह से तो मैंने चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी है, 2-3 मॉडल पेपर मैंने सोल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। ये यदि आप बीयू झांसी से हैं तो ये जरूर आपको वीडियो देख के जाना है। यही क्वेश्चन आज आपके छपेंगे, ठीक है। पेपर आपका जो है हिंदी गद्य का है, हिंदी लिटरेचर के तहत। इसमें 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित कराएगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं खंड 1 के जो है प्रश्नों को सोल्व करूंगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध इनका मित्रता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसका मंतव्य आपको बताना है, स्पष्ट करना है। उसके बाद है तीसरी कसम। ये जो कहानी है इसका मूल जो कि प्रतिपाद्य क्या है, आपको ये स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले मित्रता निबंध जो है उसका मंतव्य हम समझेंगे। इसमें बताया गया है कि सच्ची मित्रता जीवन का आधार है। क्योंकि मित्रता जो आपका जो निबंध है जो कि शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो कि शुक्ल जी ने कहा है कि सच्ची मित्रता जो है जीवन का एक आधार है, जो हमें सही राह दिखाती है और साहस देती है और उन्नति की ओर, मतलब उन्नति की ओर, आगे की ओर जो है ले जाती है। अच्छे जो कि उन्नति की ओर, मतलब जो है हमको और आगे सक्सेस की ओर ले जाती है। और यह केवल जो है सुख दुख बांटना नहीं है, बल्कि एक जो है सच्चा पथ प्रदर्शक, एक उत्तम वैद्य और माता के समान धैर्यवान साथी होना है, जो विश्वास, सम्मान और निस्वार्थता पर आधारित हो और बुरे संगत से बचाकर हमें काजल की कोठरी, मतलब जो है जो बुरे प्रभाव है उससे हमको बचाती है, ठीक है। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जिससे कि मित्रता का सच्चा अर्थ है। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र वह नहीं है जिससे हम सिर्फ अपना काम निकालें। मतलब ये कहते हैं कि मित्र ये नहीं कि हमको काम जो है ज़रूरत पड़ी हमसे अपना काम निकलवा ले फिर उनको भूल जाए, ये मित्रता नहीं है। बल्कि ये कहते हैं बल्कि मित्रता तो वह है जिसके साथ हम बिना संकोच के अपने सारी बातें हम कह सके, ठीक है। और वह जो हमें सही दिशा दिखाए, सही राह दिखाए, वो होता है सच्चा मित्र। फिर यहाँ से और भी उत्तम मित्र के कुछ गुण भी इन्होंने बताए हैं, जैसे कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य की तरह हमारे दोषों को जो परखता है। मतलब जो जैसे कि एक जो डॉक्टर होता है, जैसे कि हमारी मर्ज को पकड़ लेता है कि इनको क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र भी एक वैद्य की तरह होता है, डॉक्टर की तरह होता है। हमारे जितने भी दोष होते हैं उसको पकड़ता है, उसको समझ लेता है और अच्छी माता के जो है समान धैर्य कोमलता रखता है और जीवन के संग्राम में सहारा भी जो है बनता है। उसके बाद है कुसंग से बचाव। तो बुरी संगत से जो है बचना अत्यंत जो है आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे विवेक को कुंठित कर देती है और हमें भले बुरे की पहचान जो है नहीं रहने देती। काजल की कोठरी का उदाहरण देकर वे समझाते हैं कि बुरे लोगों की संगति का बुरा असर जो पड़ता है। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि आपके जो है जैसे कि मित्र आपके अच्छे नहीं है तो आपके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप भी जो उनकी जो है जो कि उनकी जो संगति होगी उसके अनुसार भी आप भी जो है कुछ दिन के बाद आप बदल जाओगे। मतलब जैसे मित्र होंगे आपके, उसी पर आपका जो है बिहेवियर होगा, आपका चरित्र होगा, आपका नेचर होगा। ये बताने का प्रयास किया है। फिर यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन था कि तीसरी कसम, जो कि फारेसर रेणु के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जो एक सीधा साधा जो कि इसमें बैलगाड़ीवान हीरामन है और एक नौटंकी करने वाली एक जो कि नाचने वाली एक हीराबाई है। इसके बीच जो है कुछ प्रेम, इसमें मार्मिक जो कि अंत का इस पर आधारित एक कहानी है। तो ये कहानी मैंने आपको वैसे तो करा रखी थी, इसका सारांश आपको एग्जाम में लिखने को पूछेगा। तो यह जो कहानी है हीरामन के जीवन में आई 3 कसमों। एक इसने कसम खाई थी कि चोर बाजारी का सामान ना जो है ढोने का, दूसरा खाई थी कि बांस ना ढोने का, फिर जो हीरामान के प्रति प्रेम की तीसरी इनकी कसम थी। पहली बात ये की कि इन्होंने जो ये बैलगाड़ी का काम करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से सामानों को ले जाते थे। एक बार क्या हुआ, ये जो है बैलगाड़ी में कुछ ऐसा एक सेठ का सामान था जो कि इलीगल था, तो वे जो है जो कि रास्ते पर इनको जो है पुलिस लोग पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अचानक से जो हीरामन है वो जो है अपनी जो है गाड़ी वहाँ पर छोड़कर बैलों को लेकर वहाँ से अचानक उसको रातों रात भागना हो पड़ता है। फिर वहाँ पर एक पहली कसम खाता है कि अब हम चोर बाजारी का सामान कभी नहीं ढोएंगे। एक बार इसने जो है बांस की लादनी ढोई जो है लादी थी, जो कि एक बार गड्ढे में फंस गई थी, तो वहाँ पर इसको एक बार मार पड़ी थी, जिसके कारण जो है वह फिर वहाँ पर दूसरी कसम खाई थी कि आज के बाद हम कोई भी बांस का सामान
बांस की लादनी नहीं ढोएंगे। फिर तीसरी कसम जो है ये बहुत ही इसमें मार्मिक जो है इसको दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें जो नृत्य करने वाली, जो नौटंकी करने वाली जो हीराबाई है उसके प्रेम पर आधारित है। एक बार क्या हुआ, मेले पूस का मेला था, तो वहाँ पर जो है जो कि नृत्य करने वाली जो हीराबाई थी उसको जो है इनको जो है ढोने की एक सवारी मिली थी, तो इनको जो है यहाँ से ले जाकर के वहाँ पर छोड़ना था, जी किसको, हीरामन को। तो ये जो है रास्ते में इनका जो है प्रेम हो जाता है, इनकी प्रेम पर ही आधारित है। थोड़ा सा यहाँ से हम कहानी का सार समझेंगे। जिससे कि पात्र, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है हीरामन है, जो एक गरीब, ईमानदार और जो है बैलगाड़ीवान है, जो अपनी बैलगाड़ी, बैलों को जो है हीरा और मोती कहता है। मतलब इसके जो दो बैल है, इसको एक का नाम था उसके हीरा, दूसरा था मोती। हीराबाई एक नौटंकी करने वाली, नाचने वाली है, जिसे हीरामन प्यार करने लगता है। ठीक है, हीराबाई कौन है, नौटंकी करने वाली जो नाचने वाली है ये है, जिसे जो है हीरामन जो है जो बैलगाड़ी वाहक जो है उसको जो है इससे प्यार हो जाता है। और देखिएगा पहली कसम इसने जो खाई थी, हीरामन जो है एक बार पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद चोरी छिपे सीमेंट और कपड़े, जैसे चोर बाजारी की चीज़ें जो है ढोने से तौबा करता है, मतलब जो कसम खाता है, या उसकी पहली कसम थी। उसके बाद है दूसरी कसम, बांस ना ढोने की। तो दूसरी बार जो है वह कुछ लोगों को जो है बांस ढोने के लिए मना करता है, तो वह जो है बांस की धुलाई ना करने की कसम खाता है। ठीक है, तो आप तीसरी यहाँ जिसके हम कसम की बात करें, तो हीरामन को जो है तीसरी कसम जो इसमें है बहुत ही मार्मिक इसमें चित्र का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है हीरामन को जो है नौटंकी कंपनी की जो कि नर्तनी, मतलब नृत्य करने वाली हीराबाई को जो कि चंपानगर मेले तक जो है पहुँचाने का काम इनको जो है मिलता है। इस यात्रा के दौरान हीराबाई की सादगी, उसकी जो है आवाज़, उसकी जो है सुगंध से हीरामन का जो मन होता है मोह हो जाता है, और उसे जो है गहरे लगाव भी हो जाता है उसके प्रति। हीराबाई भी उसकी सादगी और प्रेम को जो है महसूस करती है। फिर यहाँ से मार्मिक अंत होता है, मतलब जो है मेला खत्म होने के बाद हीराबाई अपनी कंपनी के साथ चली जाती है। हीरामन का दिल टूट जाता है। हीराबाई अपनी कमाई के पैसे जो है लौटाती है, लेकिन हीरामन के लिए यह सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं था, बल्कि प्रेम का अंत था। इसी जो है प्रेम के कारण हीरामन यह तीसरी कसम खाता कि वह अब से कोई भी नौटंकी करने वाली औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। मतलब जो है क्योंकि नौटंकी करने वाली जो बाई, जो कह सकते हो जो लड़की थी जिसका नाम था हीराबाई, हीरामन को उससे प्रेम हो जाता है। जब वहाँ से मेले का सब कार्य खत्म होता है, तो जो है इनको अपनी जो ये जो ले गए थे इनको अपनी रकम दे देता है, कि जो इनको लेके गए थे मेला तक। और फिर वह जो है अपने जो उनके मित्र मंडली थे उसके साथ जो है हीराबाई चली जाती है। फिर यहाँ पर लास्ट में हीरामन कसम खाता कि आज के बाद हम कोई भी नौटंकी करने वाली औरत को अपनी हम गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। ये आपकी मूवी जो है तीसरी कसम आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको वॉच कर सकते हैं, लेकिन आज आप पेपर दे आइएगा, बाद में इसको वॉच कीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामी नाटक की मूल समस्या का आपको संक्षेप में आपको लिखना है। उसके बाद है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, निबंध का आपको सारांश लिखना है। पाजेब कहानी का मूल पद्यपाद क्या है, उसके बाद है नाटक एकाकी में क्या अंतर है, आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, रिपोर्टाज जो कि आपका पाठ्यक्रम में है ऋण जल धन जल, इसका जो है कथ्य आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद लक्ष्मी का स्वागत जो एकाकी है, इसका आपको सारांश लिखना है। उसके बाद डायरी से आप क्या समझते हैं आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले ध्रुव स्वामी इस नाटक को समझ लीजिए, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक रचित एक नाटक है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यह जो है नाटक आधुनिक नारी की समस्याओं, उसके शोषण, अधिकारों पर केंद्रित है, जो एक कायर और अयोग्य शासक रामगुप्त से विवाह के बाद भी चंद्रगुप्त के प्रेम में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। नाटक में पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों को तोड़कर स्त्री मुक्ति और अस्मिता की बात इसमें दिखाई गई है। ठीक है, सारांश की हम बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि, तो यह जो है नाटक गुप्त काल की घटनाओं पर आधारित है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसके श्रेष्ठ पुत्र रामगुप्त ने जो है एक षड्यंत्र के तहत सिंहासन हासिल किया, और चंद्रगुप्त की मंगेतर ध्रुव स्वामी से बलपूर्वक, मतलब जो है बलपूर्वक मतलब होता है फोर्स के तहत, उससे जो है विवाह किया। अब यहाँ से इसके पात्र जो कि इसमें दिए हुए हैं, ये पात्र आपके हैं। अब यहाँ से देखिएगा इसका जो कि स्टोरी देखिएगा इसका सार। तो इसमें जो है सकराज के आक्रमण के बाद रामगुप्त अपनी
पत्नी ध्रुवस्वामिनी को, मतलब जो है जो रामगुप्त था इसके साथ जब विवाह हो गया किसका, ध्रुवस्वामिनी का, तो जो है सकराज ने एक बार आक्रमण कर दिया इसकी जो है सेना पर, इसको बंदी बना लिया। तो सकराज के आक्रमण के बाद रामगुप्त ने जो है अपनी पत्नी को, ध्रुवस्वामिनी जो उनकी पत्नी थी, सकराज को सौंपने के लिए शर्त मान लेता है, मतलब वो अपनी पत्नी को उनके पास भेजने के लिए शर्त मान लेता है, जिससे इनकी सेना को जो है छोड़ देता, इनको भी जो है कह सकते हैं उनको भी छोड़ने का, ये जो है उनके बीच में जो बातें हुई थी ये जो है शर्त थी उनकी। ध्रुवस्वामिनी इसका विरोध करती है और जो है चूंकि आत्महत्या करने का भी प्रयास करती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसे जो है बचा लेता। अब चंद्रगुप्त कौन भैया, चंद्रगुप्त जो है ये ध्रुवस्वामिनी से पहले प्यार करता था, लेकिन रामगुप्त बलपूर्वक जो कि उससे शादी कर लेता है। चंद्रगुप्त जो है स्त्री वेश में सकराज के पास भी जाता है, स्टोरी थोड़ी सी और भी लंबी है, लेकिन लास्ट में जो चंद्रगुप्त है स्त्री के रूप में जाता है सकराज के पास, उसकी जो है हत्या कर देता है, उसको मार डालता है और ध्रुवस्वामिनी को मुक्त कराता है, और अंत में ध्रुवस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त की जो है पत्नी बनती है, जबकि रामगुप्त को ही एक उसके ही सैनिक के द्वारा उसकी हत्या जो है कर दी जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसका आपको सारांश लिखना है। तो भारत की प्रगति के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधार आवश्यक है। आलस और कुरीतियों को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं और जो है अपनी भाषा का प्रयोग करके तथा सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलकर काम करें और एक ही देश का वास्तविक विकास तभी संभव है। मतलब जो है भारत का उन्नत तभी हो सकता है जब सभी लोग जो है भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उनके कह सकते हो प्रगति के लिए उनके जो एकता है उसको बनाए रखें। शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार जो है आवश्यक है भारत की उन्नति के लिए। आलस और जो कुरीतियाँ हैं उनको त्याग दें। स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, अपनी जो भाषा है उसका प्रयोग करें और सभी धर्मों और जातियों को मिलकर जो है काम करें। ये सब तभी देश जो है हमारा वास्तविक विकास तभी हमारे देश का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से भी इसके आप कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे कि एकता और जो है सहयोग। तो सभी भारतीयों, मतलब चाहे कोई भी भारतीय चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी को जो है आपस में मिलकर, ठीक है, सभी एक दूसरे का जो है हाथ थामना चाहिए, देश को जो है उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। उसके बाद आलस्य जो है कर्म मान्यता का त्याग। तो भारतीयों की आलस्य और दूसरों पर निर्भरता ही सबसे बड़ी बाधा है, इससे निकलकर कर्मशील बनना होगा। उसके बाद है शिक्षा और ज्ञान। तो सही शिक्षा प्राप्त करें जिसमें जो है देश धर्म का ज्ञान हो, केवल जो है परदेशी भाषा वस्तुओं पर निर्भर ना रहे। उसके बाद है आत्मनिर्भरता और जो है स्वदेशी। तो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करें, जैसे कि दिया, सिलाई, धोती, ये सब चीज़ें जो है बननी चाहिए अपने देश में, ताकि जो पैसा है देश का देश ही में रह जाए। ठीक है, अगला ऑप्शन फिर और यहाँ से दिया हुआ है कि सामाजिक कुरीतियों का अंत। जैसे कि समाज में जो बाल विवाह है, जो कुलीन जो प्रथाएं हैं, बहुविवाह है, जैसे जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करें और लड़कियों को भी जो है पढ़ाए ताकि देश और जो है कुल धर्म सीखे। उसके बाद है नैतिक और धार्मिक सुधार। धर्म के नाम पर होने वाले जो झगड़े हैं उनको छोड़कर धर्म को उन्नति का आधार बनाएं और समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर जो है प्रहार करें। उसके बाद है कि कर्मठता, सही दिशा में जो है कार्य करें, आलस को छोड़कर हर काम को उत्साह और जो है क्षमता से करें। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंद्र ने भारतीयों को अपनी कमियों को जो है दूर करने, एकजुट होने और जो कि कर्मठता का आत्मबल से देश को प्रगति के पथ पर लाने का आह्वान किया है। अब यहाँ से जयनेन्द्र कुमार जी की जो कि पाजेब जो कहानी है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक ये कहानी है, बहुत ही इसमें कह सकते हो मार्मिक इसमें दृश्य दिखाया गया है, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है। इसमें मुख्यतम घटना की बात करें तो शुरुआत की जो कहानी है इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मोहल्ले में सभी लड़कियां, जो कि पायल का प्रचलन था, न्यू पायल जो कि मार्केट में आई थी, तो सभी बच्चियां पायल पहनी हुई थी। तो इसमें जो है जिसमें पात्र है आशुतोष नामक एक छोटे बालक की बुआ के जो है घर आने से होती है, जो उसके लिए उसकी जो बहन थी मुन्नी, आशुतोष की एक बहन थी मुन्नी, उसके लिए जो है उसकी जो बुआ है मुन्नी की, ये जो है पायल लाती है। ठीक है, फिर पायल का खोना। एक दिन क्या होता है, जो एक दिन मुन्नी की जो पायल है उसमें से एक तो थी, लेकिन एक पायल उसमें की खो जाती है। घर के बड़े सदस्य जो कि विशेषकर आशुतोष था, ठीक है, आशुतोष के पिता जो है शक करते हैं आशुतोष के ऊपर कि शायद इसी ने जो है चुराया होगा या फिर किसी को बेचा होगा पतंग वगैरह जो है लाने के लिए।
अब इसमें जो कि मनोवैज्ञानिक दबाव देखो कि आशुतोष पर पाजेब का सच उगलवाने के लिए मानसिक दबाव डाला जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिससे डर कर वह जो है झूठ बोल देता है कि उसने जो है पाजेब चुराई है, उसे जो है एक पतंग जो है लाने को दी है। लेकिन झूठ का पर्दाफाश तब होता है कि जब पिता उसे पतंग वाले के पास ले जाते हैं तो सच्चाई सामने आती है कि आशुतोष ने केवल जो है डर के साए में जो है झूठ बोला है। वह जो है मासूम बच्चा अपनी कल्पना से झूठ कहानियां गढ़ने लगता है ताकि बड़ों के क्रोध से जो है वह बच सके। अंत में क्या होता है, वह जो पाजेब थी वह उनकी बुआ के जो है जो कि बास्केट में जो है चली जाती है उन्हीं के साथ घर पे। जब वो आती है तो जो है लेके आती है, उन्हीं के घर पर छूट जाती है। तो अंत में जो है पाजेब जो कि बुआ के घर से ही मिलती है, जहाँ वह जो है गलती से जो है छूट गई थी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह कहानी दर्शाती है कि बड़ों का कठोर व्यवहार और संदेहपूर्ण दृष्टिकोण बच्चे को झूठ बोलने पर जो है मजबूर ये कर देता है, या जो है बाल सुलभ मासूमियत और उसके कोमल मन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का सजीव चित्रण भी ये करती है। अब यहाँ से एकाकी और नाटक में क्या अंतर, इसको समझिएगा। नाटक देखो बच्चों, इसमें अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, मतलब इसमें जैसे कि जीवन का एक चित्र दिखाया, दूसरा दिखा सकते हैं जैसे कि बचपन का दिखाया, आपके जो है जो कि किशोरावस्था का दिखा सकते हैं, आपके हो सकते हैं जीवन के बारे में दिखा सकते हैं। और जबकि एकाकी क्या है, इसमें एक ही अंक का, जीवन का एक ही अंक इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में आपकी घटनाओं को दिखाए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है, आपकी मृत्यु कहाँ हुई है। तो इस तरह से पूरे जब उसके जीवन के बारे में हम कहानी को जो है दिखाते हैं, वो आपका नाटक होता है। जबकि एकाकी क्या है, उसमें किसी एक ही पात्र या फिर उसका एक ही हम जो कि मेन बिंदु कोई भी हो सकता है, चाहे उसके बचपन के हम कार्यकलापों को दिखा दें या फिर उसके हम जो कि शादीशुदा या फिर उसकी लव स्टोरी को, एक ही उसका हम पात्र दिखाए, को आपका एकाकी कहलाता है। उसके बाद नाटक में आधिकारिक जो है कथा के साथ साथ सहायक गौड़ कथाएं भी इसमें होती हैं, जबकि एकाकी में एक ही कथा या फिर घटना इसमें होती है। उसके बाद नाटक में जो चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है, जबकि एकाकी में पात्रों की क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप में होता है कि एकाकी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व का समूचा बिंब जो है मिल जाता है। उसके बाद है नाटक के कथानक में फैलाव विस्तार होता है, जबकि एकाकी के कथानक में ही घनत्व रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि है आत्मकथा और जो है संस्मरण में क्या अंतर है। ठीक है, देखो आत्मकथा बच्चों जो अपने हाथों ही जो लेखक अपने जीवन के बारे में लिख लेता है, बायोग्राफी, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। मतलब जो है किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया हो, फिर लिखा गया हो, वो आपका क्या है, संस्मरण है। जबकि वो जो है आत्मकथा है, सॉरी संस्मरण नहीं है। आत्मकथा मतलब जो है जो व्यक्ति जो लेखक अपने जीवन के बारे में जो लिखता है, घटनाओं के बारे में, वो आपका है आत्मकथा। अब संस्मरण क्या है, मेमोरी। देखो जैसे कि हम कहीं घूमने जाएं और वहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर जो माहौल है, वहाँ की जो कल्चर है, उसको हम आए और फिर जाकर उसको हम जो है याद कर करके अपनी मेमोरी का प्रयोग कर करके हम लिखें, तो उसको भैया हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन की किसी और द्वारा, किसी घटना भी किसी और द्वारा लिखी गई जो कहानी होती है, वो आपकी संस्मरण होती है। आत्मकथा का फोकस आमतौर पर व्यक्ति के पूरे जीवन पर होता है। उसमें जो है उनका बचपन, किशोरावस्था, वयस्क इसमें शामिल होता है। जबकि संस्मरण जो है, संस्मरण का फोकस आमतौर पर व्यक्ति के जीवन की किसी विशिष्ट घटना या घटनाओं की श्रृंखला पर होता है। उसके बाद है एक आत्मकथा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को जो है कवर करती है। आत्मकथा क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को कवर करती है, इसमें संपूर्ण जीवन उसमें दिखाया जाता है जो आत्मकथा में। जबकि संस्मरण क्या है, संस्मरण जो है व्यक्ति के जीवन की एक विशिष्ट समय अवधि पर ही केंद्रित रहता है। उसके बाद दृष्टिकोण की बात करें तो आत्मकथा जो प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखी जाती है, जबकि संस्मरण जो है प्रथम व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखा जा सकता है। उसके बाद है आत्मकथा का लहजा अक्सर जो है चिंताशील और आत्मनिरीक्षात्मक होता है, जबकि संस्मरण जो है का स्वर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह अक्सर आत्मकथा की तुलना में अधिक व्यक्तिगत और अतरंग होता है। तो इस तरह से इसके बीच में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ से जीवनी और आत्मकथा के बीच में क्या अंतर है भी समझ लीजिए। देखो जीवनी जो है
जीवनी में जो है रचनाकार और नायक जो है अलग अलग होता है। जैसे कि आप जो है, मैं आपके जीवन के बारे में लिख दूं तो ये जीवनी होता है। जबकि आत्मकथा क्या है? आत्मकथा व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है, और जीवनी में अपने बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाता है, ये होता है जीवनी। तो जीवनी में जो है रचनाकार जो नायक होता है अलग अलग होता है, मतलब जिसकी जीवनी होती है वो अलग होता है, जो उसके बारे में लिखा है वो भी अलग होता है, एक ही व्यक्ति नहीं होता है। जबकि आत्मकथा में भैया रचनाकार भी वही होता है, ठीक है, और जीवनी भी उसी की होती है। और भी यहाँ से आगे अगला इसका जो अंतर है कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है जीवनी में, ठीक है, जीवनी के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, लेकिन आत्मकथा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। जीवनी जो है दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा होती है, जबकि आत्मकथा जो अपने ही जीवन की जो है कहानी होती है। ये थे अंतर। अब यहाँ से ऋण जल धन जल जो कि फरेसर रड़ो के द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है, जो बिहार में आई बाढ़, सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आम लोगों के संघर्ष, मानवीय पीड़ा, तत्कालीन सामाजिक जो राजनीतिक स्थिति, उसका मार्मिक और जो है जीवंत चित्रण इसमें जो है करता है। मतलब जो है ये जो रिपोर्टाज है, इसमें बाढ़ जब आती है, बाढ़ जो कि बिहार के समय वहाँ से वर्णन किया है, जब बाढ़ आती है तो लोगों का कैसा जीवन हो जाता है, आपदाओं के कारण उनका क्या संघर्ष होता है, मानवीय जो उनकी पीड़ा होती है, उनको व्यक्त करने का प्रयास जो है फरेसर रड़ो जी ने जो है किया है, ठीक है। चलेगा यहाँ से, हाँ यहाँ से द महत्व की बात करें, ये जो फरेसर रड़ो के द्वारा लिखेगी, इसका जो विषय है बिहार में आई भीषण बाढ़, अकाल जैसी आपदाओं पर को जो है यथार्थ चित्रण करती है। शैली की हम बात करें, जिसमें जो है रड़ो जी की विशिष्ट आंचलिकता, बिंब धार्मिकता, संस्मरणात्मक शैली इसमें मिलती है, जिसमें वे स्वयं की भूमिका और दिनमान के संपादक आज्ञा के द्वारा अनुभव का भी वर्णन इसमें करते हैं। महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी रिपोर्टाज विधा में एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसने इस विधा को नई ताजगी दी और आंचलिक जीवन की समस्याओं को सामने भी रखा। अब संक्षेप में हम कहें तो प्राकृतिक आपदाओं से जूझते जनजीवन का एक ऐतिहासिक और साहित्यिक दस्तावेज है, जो रेणु जी की गहरी मानवीय संवेदनाओं को ये दर्शाता है। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का स्वागत, इस सारांश आपको लिखना है, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ आस्क के द्वारा लिखी गई एक एकाकी है, जो सामाजिक विसंगतियों पर चोटी करता है। इस कहानी की कथा वस्तु पारिवारिक है। लेखक ने इस एकाकी के माध्यम से अनेक सामाजिक जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उस मुद्दे को जो है प्रश्न चिन्हित उस पर किया है, उस पर प्रश्न चिन्ह को उठाया है। एकाकी की वर्तमान समय के मनुष्य की धन के प्रति लालसा, उसकी जो स्वार्थ भावना है, उसकी जो संवेदनहीनता है तथा क्रूरता का भी यथार्थ चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया है। इस एकाकी की पृष्ठभूमि पंजाब के एक जलंधर शहर के एक मध्यम श्रेणी के मकान में दलान की दृश्य से शुरू हो रही है कहानी, जो रोशन का है। मतलब जो है वहाँ पर घर है, मकान जो कि रोशन का है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। परिवार का एक सदस्य जो कि रोशन अपने पुत्र की बीमारी से दुखी है, उसका जो है पुत्र बीमार है और पुत्र की नाजुक स्थिति को देखकर वह बेहद चिंतित है, काफ़ी दुखी है। उसकी जो है पत्नी, उसकी जो पत्नी थी सरला, उसका 1 माह पूर्व, मतलब 1 महीने पहले उसका जो है देहांत हो गया था। अभी वह जो अपने पत्नी के दुख से उबरा ही नहीं था कि उसका बेटा भी जो है बीमार पड़ गया था। उसके जो है पुत्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने जो है भाई को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। उसका जो है मित्र जो है उसे हिम्मत जो है बंधाता है। डॉक्टर अरुण को जो है इंजेक्शन देता है। अरुण कौन, उनका लड़का है, ठीक है, और उसकी जो है खराब जो कि हालत के बारे में बताता है। उधर जो है रोशन की जो माँ है, रोशन से कहती है कि बेटा तुम जो है दूसरी शादी कर लो। रिश्ता उसके पास जो है भेज रही है बेर बेर कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन रोशन अपने जो है पुत्र के बीमारी के कारण बहुत ही चिंतित है। वह उसे जो है कह सकते हो अपने पुत्र से अत्यंत जो है प्रेम करता है। रोशन के माता पिता उसे दूसरी शादी के लिए बहुत ही दबाव डालते हैं, क्योंकि उसे जो है इनके माता पिता इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि इसको दूसरी शादी से काफ़ी दहेज मिल रहा था, ठीक है, मिलने का लालच था। एक तरफ बेटे की शादी का जो है शगुन ले रहे हैं और दूसरी तरफ रोशन का जो पुत्र है अरुण, जो कि संसार से विदा हो रहा है। यही पर जो है कहानी जो कि समाप्त हो जाती है। यह एकाकी जो है दहेज के लालची स्वार्थी माता पिता की संवेदनहीनता को जो प्रकट करती है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से डायरी किसे कहते हैं भैया,
देखो जो साहित्यकार जो होते हैं अपने दिन प्रतिदिन अनुभव जो लिखते हैं, विचारों को जो लेखनीबद्ध करने के लिए प्राय जो डायरी लिखते हैं वही डायरी होती है। डायरी में प्रतिदिन के जो है निरीक्षण, अनुभव, कार्यों का जो है ब्यौरा इसमें लिखा जाता है। इसमें निजी विचारों, भाव, प्रक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में जो है अपनापन होता है, इसलिए इससे उसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी जो है मिल जाती है। अब यहाँ से यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? कहानी और उपन्यास में अंतर, ये दो क्वेश्चन आपको देखना है। अब यात्रा वृत्तांत क्या है, उससे पहले कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए। देखो उपन्यास एक लंबी है, विस्तृत कथा होती है। उपन्यास क्या है? लंबी एक विस्तृत कथा होती है जिसमें अनेक पात्र होती हैं। इसमें जटिल जो है कथानक और कई उपकथाएं इसमें होती हैं। जबकि कहानी क्या है? एक छोटी और केंद्रित रचना होती है जो मुख्य घटना और एक सीमित पात्रों पर आधारित होती है। उपन्यास पूरे जीवन या एक बड़े कालखंड को चित्रित करती है, जबकि कहानी क्या है? जीवन के किसी एक अंश को या घटना को जो है दर्शाती है। तो इसके बीच में अंतर देखिएगा, जैसे कि आकार का। तो भैया जो कहानी होती है, कहानी जो है छोटी होती है, एक बैठक में पूरी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हो तो इसको आप कहानी समझ सकते हो, और जो आप सीरियल देखते हो कहानी नहीं बल्कि एक उपन्यास की भांति इसको देख सकते हो। काफ़ी उसमें एपिसोड है, काफ़ी लंबी चलती है। जबकि उपन्यास क्या भैया बहुत लंबी और विस्तृत है होती है और एक बैठक में पूरी नहीं हो सकती है। उसके बाद है पात्र। तो भैया जो आपका कहानी होती है उसमें कम पात्र होते हैं, जबकि उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। उसके बाद है कथानक। तो जो कहानी होती है इसमें मुख्य कथानक होता है, जबकि जो उपन्यास है इसमें मुख्य कथानक के साथ साथ कई छोटी छोटी उपकथाएं भी इसमें शामिल होती है। विषय की हम बात करें तो जो कहानी है, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है जो कहानी है ये जो जीवन की एक घटना है जो एक अंश पर केंद्रित है, जबकि उपन्यास जो है जीवन के व्यापक और एक समग्र चित्र को प्रस्तुत करता है। फिर प्रभाव की बात करें तो कम समय में अधिक ही प्रभाव डालती है कहानी, जबकि उपन्यास जो है धीरे धीरे पाठकों पर गहरा जो प्रभाव जमाती है। विवरण की बात करें तो कहानी जो है ये विवरण इसमें कम होते हैं, जबकि उपन्यास में विवरण जो अधिक मात्रा में व्यापक होते हैं। अब यहाँ से यात्रा वृत्तांत क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो यात्रा वृत्तांत जो है वह गद्य लेखन है जिसमें जो है लेखक अपनी यात्रा के दौरान लिखे गए स्थानों, अनुभवों या फिर लोगों या फिर सांस्कृतिक घटनाओं और अपनी भावनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। मतलब जो है मान लो कोई जब जो साहित्यकार हो गया या फिर कोई लेखक हो गया, जब कहीं की यात्रा करता है तो रास्ते में जो भी उसने अनुभव किया, जो भी उसने वहाँ की कल्चर को अनुभव किया, तो उसने जो लिखा वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ की घटनाओं के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, तो उसी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, जिससे जो है पाठक उस यात्रा का अनुभव जो है कर सके और जानकारी प्राप्त कर सके। या जो है व्यक्तिगत और वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है जो स्थान के वैभव, रहन सहन और जीवन शैली को जो है जीवंत करता है। मुख्यतम बिंदुओं की बात करें तो यात्रा और वृत्तांत जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यात्रा का विवरण या फिर जो है यात्रा का हाल, ये होता है यात्रा वृत्तांत। अब यहाँ से हिंदी नाटक के उद्भव विकास पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद है जो कि खंडवा के, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कि अशोक के फूल जो कि आपका निबंध है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर उपन्यास के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी, इस उपन्यास की आपको समीक्षा करना है। तो नाटक का उद्भव विकास समझ लीजिए। तो नाटक लेखन की परंपरा बहुत ही अत्यंत पुरानी है। नाटक लेखन जो है आज से नहीं लिखा जा रहा है, नाटक बहुत दिनों से लिखा जा रहा है, बहुत ही पुरानी है इसकी लेखन की परंपरा। अगर हम प्राचीन नाटक की बात करें तो महर्षि भट्ट, और जो कि महर्षि कवि कालिदास का नाम सर्वप्रथम आता है, परंतु उसने जो भी नाटक लिखे हैं वे संस्कृत भाषा में हैं, हिंदी भाषा में नहीं है। क्योंकि हम हिंदी के नाटक उद्भव विकास देख रहे हैं, तो हिंदी में नाटक लिखने की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से मानी जाती है। भारतेंद्र जी को हिंदी नाटक के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अब नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नट धातु से हुई है। नट का अर्थ होता अभिनेता। जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला सूत्रपात कठपुतली को अपने धागे से निर्देशित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य जगत में जो कि नाट्य साहित्य है, क्योंकि इसके मूल में रंगमंच है और तभी इस दृश्य और श्रव्य इसको जो है कहा जाता है। निर्देशक के जो है निर्देशानुसार कथा वस्तु संवादों की आवश्यकता अनुसार वह जो है पात्रों और अभिनय करने के जो है निर्देश देता है। और जिस नाटक का अभिनय जो है जितना सशक्त मार्मिक है, सजीव होगा, उतना ही जो नाटक होगा जो है सफल होगा। मतलब जब ऐसे कह सकते हो जो भी नाटक होगा
उसमें जो सच्चाई झलकेगी, जो पात्र होंगे अच्छा रोल करेंगे, तो जाहिर सी बात वो नाटक जो है सक्सेस होगा, सफल होगा। अब नाटक क्या है, थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए। ठीक है, आपने जो है बचपन में अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, या फिर जो है खासकर त्योहारों में आप नाटक जरूर जरूर देखे होंगे, जैसे कि रामलीला, रासलीला आज जरूर देखा होगा। ये भी जो है नाटक के पुराने प्रकार है। रामलीला, रासलीला आज को देखकर ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का इसमें अनुकरण वर्णन जो है किया जाता है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण करते हैं और आपके सामने उनको जो है पेश करते हैं, उनको अभिनेता कहते हैं। अब यहाँ से जो कि अशोक के फूल जो कि निबंध है, इसका सारांश यहाँ से समझिएगा। अशोक के फूल जो निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास, उसके संस्कृति का जो है वर्णन किया है। लेखक के अनुसार अशोक का फूल प्राचीन सामंती सभ्यता, संस्कृति का प्रतीक है जो धीरे धीरे उपेक्षित हो गया है। और निबंध में यह भी दर्शाया गया है कि जिस तरह मानवीय जीवन भी इन फूलों की तरह कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जीवन शक्ति के कारण फिर से खड़ा हो जाता है और आशावादी जो है बना रहता है, इसमें दिखाया गया है। इसके हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सांस्कृतिक प्रतीक, तो अशोक का फूल जो है प्राचीन भारत की उस भव्य और सामंती सभ्यता का प्रतीक है जो अब नहीं रही है। मानव जीवन का प्रतीक, तो निबंध में मानव जीवन शक्ति को अशोक के पेड़ से जो है जोड़ा गया है, जो कठिनाइयों के बाद भी दोबारा जो है हरियाली फूल जो है पैदा करता है। उसके बाद अतीत और जो वर्तमान का संघर्ष, तो लेखक ने अतीत के गौरवपूर्ण क्षणों को जो है याद दिलाते हुए कहा है कि समय के साथ बदलती हुई मनोवृत्ति के कारण कई परंपराएं उपेक्षित हो गई हैं, लेकिन अशोक का फूल अपनी पुरानी शान से आज भी मौजूद। फिर है आशा और जो है निराशा, अगला इसका बिंदु है। तो निबंध में जीवन की नासुरता और क्षंग भांगुरता का भी इसमें वर्णन किया गया है, जो लेखक को अशोक के फूल को देखकर उदास कर देता है, लेकिन फिर भी उसे आशा का भाव बना रहता है। संक्षेप में हम कहें तो निबंध जो अशोक का फूल ये हमें को संदेश देता है कि जीवन जो है निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि आज जो आपके समय है, हो सकता आने वाले समय में उसमें फिर चेंजेस आए, बदलाव आए, तो जीवन में बदलाव आए दिन होता रहता है। हमें जो है अतीत की अच्छी यादों को जो है रखना चाहिए, मतलब अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं जो अच्छी, उनको हमको रखना चाहिए, लेकिन समय के साथ आए बदलाव को स्वीकार करते हुए अशोक के फूल की तरह हर हाल में प्रसन्न और आशावादी भी आपको बने रहना चाहिए। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि झांसी की रानी, जो कि उपन्यास है वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसकी आपको सारांश लिखना है। तो झांसी की रानी जो कि रानी लक्ष्मीबाई हिंदी लेखक जो कि वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका पहला प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ, 1946 से लेकर 48 के बीच में हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो मंचन हुआ है 1955 में किया गया। हालांकि उपन्यास अधिक जो प्रसिद्ध हुआ और ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में मील का पत्थर भी माना जाता है। हिंदी भाषा में उपन्यास को 1951 के पुनर्प्रकाशन इसमें भी किया गया। उपन्यास का कथानक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान मराठा शक्ति झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है नाटक। ठीक है, यह जो है 1857 के विद्रोह की एक आधुनिक व्याख्या भी ये प्रस्तुति करता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका सारांश देख लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म, इनका जो जन्म है मरकड़का जो है तो कि तांबे में इनका जन्म हुआ है, और 1857 के भारतीय विद्रोह की एक महान वीरांगना थी ये, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह जो है बचपन से ही निडर थी, शस्त्र विद्या में कुशल थी, और अपनी पति के मृत्यु के बाद झांसी के जो कि बागडोर संभाली थी वहाँ की शासन को, और जहाँ उन्होंने जो है मर्दानी की तरह युद्ध किया और अंततः ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए 1858 में वीरगति को प्राप्त हो गई, मतलब शहीद हो गई, जो आज भी नारी शक्ति देशभक्ति का प्रतीक जो है मानी जाती है। अब यहाँ से हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा है, उसके बाद हिंदी आलोचना का उद्भव विकास कैसे हुआ, इसको समझेंगे। तो प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को यथार्थ, सामाजिक जागरूकता, जनजीवन के करीब लाकर उनका काया पलट किया। उन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वास जो था, जो सामाजिक समस्याएं थी जैसे कि गरीबी, जात भेद, उस पर प्रहार करते हुए पात्रों, स्थितियों को स्वाभाविक रूप से चित्रण किया अपने कहानियों के माध्यम से, जिससे जो हिंदी जो कि नवजात अवस्था से निकलकर परिपक्व हुई। उन्हें जो है कथा सम्राट के नाम से भी जो है जाने जाना लगा, जिन्होंने पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, कफन जैसे जो कि काया चली रचनाएं भी जो इन्होंने की।
अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन था इसमें कि आलोचना का अर्थ हम इसका परिभाषा समझिएगा, इसका उद्भव विकास समझिएगा। तो आलोचना क्या, सबसे पहले इसको समझिएगा। आलोचना जो है किसी व्यक्ति, किसी जो है कृति कृति या फिर जो है कोई विचार या फिर जो है वस्तु के गुण दोष का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। मतलब जो है वैसे कह सकते हो आलोचना क्या है, जैसे कि आपने कोई मूवी देखा, मूवी जैसे कि कुछ लोग मूवी का रिव्यू करते हैं कि मूवी अच्छी है, उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव जो है माइनस पॉइंट है, तो वो होता है आलोचना भैया। ठीक है, ये होता है आलोचना। या फिर कोई व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति अच्छा है कि खराब है, तो ये भी आलोचना है। ये जब विश्लेषण किया जाता है निष्पक्ष रूप से, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य केवल जो है कमियां निकालना नहीं है, बल्कि सकारात्मक और जो नकारात्मक पक्ष है दोनों को उजागर करना है, ताकि उसका जो है सही से मूल्यांकन किया जा सके। अब इसका ऐसे अर्थ समझिएगा। आलोचना जो शब्द है लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो इसका मूल भाव किसी वस्तु को भली भांति देखकर उसके गुण दोषों का जो है विवेचन करना है। आलोचना में जो है पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत द्वेष के बजाय तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर जोर जो है दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों ने लिखा है, जैसे कि बेरियम वेबस्टर महोदय लिखते हैं कि किसी चीज के गुण और दोषों के बारे में निर्णय लेना, ये क्या है, आलोचना है। यहाँ से जो कि साहित्यिक परिभाषा भी है, ये भी वही चीज कहते हैं कि किसी साहित्यिक कृति के जो गुण दोष है उसका उद्घाटन करना, उसको उजागर करना, मतलब ताकि जो पाठक की जो रुचि है उसका परिष्कार हो सके और वह समझ सके कि क्या अच्छा है भैया उस कहानी में, उस कृति में, क्या बुरी है, तो उसको पता चल सके। यही होता है आलोचना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपका 90% पेपर आपका इन्हीं से फंसेगा। वीडियो को शेयर कर देना, जिससे एग्जाम से पहले पहले सभी विद्यार्थी इसको देख ले। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।